सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्वांटम जोन। तो आज देखिए हम लोग ने मोशन इन 1D चैप्टर चालू कर दिया था, जिसका आज दूसरा लेक्चर है ना। जनरली पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि व्हाट इज पोजीशन, और जनरली पोजीशन वेक्टर के बारे में हम लोगों ने देखा था कि पोजीशन होती क्या है, कुछ एग्जांपल समझे थे, है ना। और पोजीशन वेक्टर के बारे में भी पढ़ा था। आज देखिए इस लेक्चर में हम लोग जनरली बहुत बेसिक सा टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन, कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं ना, और सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आज के इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे बेसिक पोजीशन और पोजीशन वेक्टर तो हो गया भाई। नहीं देखा तो पिछला वीडियो जरूर देख लेना, समझ में आ जाएगी कि जनरली बहुत छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 20-25 मिनट या 28 मिनट कैसा कुछ वीडियो होगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि पोजीशन है क्या, एक्चुअली पोजीशन को कैसे आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, है ना, विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट और जो भी। आप देखो सबसे पहले हम लोग बात करें कि रेस्ट के बारे में। रेस्ट को कैसे डिफाइन करोगे भैया, कैसे डिफाइन करोगे? सोचो, अब मैंने बोला कि तुम खड़े हो रेस्ट में, अब रेस्ट मतलब चुपचाप बस खड़े हो, तो ये रेस्ट हो गया? नहीं हुआ ना, कुछ और भी तो चीज़ें होती है। अगर एनसीईआरटी निकाली होगी, गलती से बुक देख लिया होगा, कुछ देख लिया होगा, है ना, अगर अच्छे बच्चे होंगे तो उसमें कुछ लिखा होगा कि हाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस टाइम पास ऑन होगा, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन में है, नहीं है तो रेस्ट। देखो कैसे समझो। सबसे पहले बात करें अगर रेस्ट की। अच्छा, रेस्ट वर्ड का मतलब क्या है जनरली? आलसी, है ना, रुका हुआ, थमा हुआ, है ना, थमी थमी सी जिंदगी, है ना। तो देखो रेस्ट को ऐसे समझो कि तुम हो, मान लो तुम हो, ऐसे अपने आप को बना लो, एज्यूम करो कि तुम, ठीक है, और तुम रुक गए हो। तुम ये नहीं कह रहे हो कि तुम्हारे लिए दुनिया रुक गई है, समय रुक गया, तुम रुक गए हो। तुम रुक गए हो कहने का मतलब क्या है कि तुम इस वैसे मान लो तुम ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे कोई मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ओ है ना, कोई पॉइंट है, तुम किसी पॉइंट पे खड़े होगे भैया, कहीं खड़े होगे, कुर्सी पे खड़े हो, बेड पे खड़े हो, घर पे खड़े हो, छत पे खड़े हो, रोड पे खड़े हो, नहरिया में खड़े हो, कहीं खड़े हो, ठीक है। अब तुम बस खड़े हो, टाइम पास ऑन हो रहा है। अब टाइम पास ऑन होने का मतलब क्या है भैया? मतलब टाइम बीत रहा है। टाइम हमेशा बीतेगा, टाइम तुम्हारे लिए रुकेगा नहीं, ना मेरे लिए रुकेगा, ना किसी के लिए रुकता है। टाइम ऑलवेज गोन ऑन पासिंग, पास होता रहता है, गोज ऑन पासिंग, पास होता रहेगा। अब बाय विद रिस्पेक्ट टू दिस पासिंग टाइम, अगर तुम अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हो, पोजीशन की बताई थी बात। पोजीशन मींस क्या है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट पे है, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर कोई पॉइंट किसी पोजीशन पे है और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है और डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है, तो वो क्या हो गया? पोजीशन। वही पोजीशन वेक्टर का केस। तो सेम चीज वहीं पे कि अगर तुम रेस्ट पे हो, तुम खड़े हो, तुम एक जगह खड़े हो, टाइम पास ऑन कर रहा हो और तुम्हारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स यू आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। जनरली ये रेस्ट और मोशन है क्या? इट इज अ स्टेट ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक स्टेट है बॉडी की। अगर मान लो ये बॉडी है, मैं ही हूं, मैं एक जगह रुका हूं, टाइम पास कर रहा है, मैं किसी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस या किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं भाई? मैं रेस्ट पे हूं, है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो भाई, अपने लैंग्वेज लिख लेंगे, फिर मैं लिख देता हूं। कैसे लिखोगे कि इफ अ बॉडी डज नॉट change its position with respect to, तो मार्क इतना बढ़िया बढ़िया है बेटा आप लोगों के लिए, टू रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ना, अंडरलाइन कर लो इसको। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड, या ऐसे कर दो, विथ पासिंग टाइम, या टाइम पासिंग, ऐसे कुछ भी लिख लो, विथ पासिंग टाइम, then the body is termed to be in a state of rest। थमी है, बॉडी रुकी हुई है ना, थैमी सी है। और इसी का अपोजिट बोल दो मोशन। तो मीन्स क्या, अगर किसी पर्टिकुलर
फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, अभी देखते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एकदम बढ़िया से है ना एग्जांपल के साथ, कि अगर किसी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में टाइम पास हो रहा है और तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारी मूवमेंट एक जगह स्टिल है तो रेस्ट है, और अगर यही विथ पासिंग टाइम भाई अपना हो रहा, मान लो मैं भी t इक्वल टू 0 सेकंड पे यहाँ पे हूँ, तुम t इक्वल टू 1 सेकंड पे कहीं यहाँ मूव कर लिया, 1 मीटर मूव कर गए, t इक्वल टू अगेन 2 सेकंड में तुमने 2 मीटर और मूव कर लिया, तो मीन्स क्या है, बाय पासिंग टाइम विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ओ, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, योर बॉडीज पोजीशन इज चेंजिंग, मीन्स दैट यू आर इन ए स्टेट ऑफ मोशन। सिंपल सा फंडा है कि भाई रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। रेस्ट क्या है कि बॉडी थमी सी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में टाइम पास हो रहा है लेकिन तुम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो तो रेस्ट है, और विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में टाइम पास कर रहा हो, तुम अपनी मोशन पोजीशन चेंज कर रहे हो तो उसी स्टेट को क्या कहोगे, तुम्हारी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में। यही सिंपल सा फंडा, यही बुक में भी लिखा होगा। ठीक है, अभी देखो धीरे धीरे और चीजें इंटरेस्टिंग होगी, देखते चलो। अब बात करिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर मैं ऐसे जनरली पहले थ्योरेटिकल समझा रहा हूं, लिखते तो तुम लोग रहना, इसे जस्ट चेंज कर लेना, डज नॉट की जगह से लिख देना, इफ अ बॉडी चेंजेस डज नॉट हटा देना, तो वो क्या बन जाएगी, मोशन की डेफिनेशन। कहने का सेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा समझो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा कोई सिस्टम है जिसके कोऑर्डिनेट्स असाइंड होते हैं, मींस कुछ एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स होंगे, कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, कुछ एक ओरिजिन होगा। ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम है, इसका कोई ओरिजिन होगा जिसके रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जर्वर किसी इवेंट को डिस्क्राइब करेगा। जैसे मान लो, ऐसे एग्जांपल मान लो, जैसे तुम्हें कोई बात नहीं याद आती, मम्मी कभी कभी बोलती है ना कि बेटा वो बात याद करो, अब तुम कहते हो मम्मी कौन सी बात, मम्मी कहती वहां देखो गए थे, तो वो जो वहां देखो गए थे, कहां गए थे, कहीं भी घूमने गए हो, जिसके रिस्पेक्ट में मम्मी बात कर रही थी, तो वो जब याद दिलाया तुम्हें, वो एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट, तब तुम्हें वो बात याद आई। सेम चीज है भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मींस क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा कोई सिस्टम होगा, ऐसी कोई चीज होगी जिसके कोऑर्डिनेट्स असाइंड होंगे, मींस कुछ ओरिजिन होगा, कुछ एक्स कोऑर्डिनेट, कुछ वाई कोऑर्डिनेट होंगे, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जर्वर किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करेगा। क्लियर है? ठीक है, अभी देखो और एग्जांपल देखते हैं, इसको रब कर लो। रेस्ट और मोशन में इतना ही भैया, रेस्ट और मोशन सिंपल सी बात है, डेफिनेशन याद कर लो, बाकी अभी देखो एक एग्जांपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी समझ जाएगी। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोला अभी कि इट इज अ सिस्टम विच हैज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कुछ एक कोऑर्डिनेट्स होंगे जिसको असाइन किया जाएगा उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू विच एन ऑब्जर्वर डिस्क्राइब्स एन इवेंट। भाई कोई भी एक ऑब्जर्वर किसी पर्टिकुलर सिस्टम के रिस्पेक्ट में अगर कोई इवेंट डिस्क्राइब कर रहा है तो वही सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो इंटरेस्टिंग बात यहां क्या आती है कि जनरली देखो हमारे पास दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कौन कौन से, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल। मजा तब आती जब मुद्दे जब तुम इसमें डीप और घुसोगे, यानी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अगर जाओगे, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं कि ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है। न्यूटन साहब ने, न्यूटन बाबा ने हमारे जितने भी लॉ दिए थे वो सारे एप्लीकेबल है। मींस क्या है कि अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो बॉडी में मोशन होगी, अगर रेस्ट पे है तो मोशन में आएगी, मोशन है तो रेस्ट पे आ जाएगी, स्टेट चेंज हो जाएगी, ये सारी लगेंगी। एक्सेलरेशन वहां पे क्या होगा, जीरो होगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा उसका हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। वी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। और वहीं पे अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती, बॉडी गोज ऑन एक्सेलरेशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस गोज ऑन एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेट करती रहती है, और वी जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, चेंज होता है। यही बात है। अब सोचो कि जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं एप्लीकेबल हो रहा है तो ऐसे तमाम हमने क्वेश्चन देखे होंगे। फॉर एग्जांपल मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, उस पर कोई बॉल को ऐसे रोल करवा दिया गया, अब बोला हमारा जो पूरा इंक्लाइन प्लेन का सिस्टम था वही मूव कर रहा है, तो भाई हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मान लो हमने उस इंक्लाइन प्लेन को माना तो पहले तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में था, लेकिन जैसे उसको हमने एक्सेलरेट करवा दिया, मूव किया, तो नॉन इनर्शियल केस हो गया। अब तुम बोलोगे सर वहां पे फिर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे, वहां मुद्दा फंस गया। अब ऐसे मान लो एक लिफ्ट का केस है, तुम खड़े हो, तुम लिफ्ट के पहले मान लो बाहर खड़े हो, अंदर एक मास्क लटका हुआ है ना स्ट्रिंग पे, उस पर कुछ टेंशन लग रही है, अब तुमने उस टेंशन की कुछ वैल्यू निकालो तो कुछ और आई, और तुम्हारा एक दोस्त था तुमने बोला कि जाओ भाई जरा लिफ्ट के अंदर खड़ा हो जाओ। अब जो अंदर खड़ा है उसके लिए तो वो जो मास है वो तो रेस्ट पे है, क्योंकि तुम तो बाहर से देख रहे हो, तो पहले वो मास मोशन में था, लेकिन जैसे तुम्हारा दोस्त वो अंदर गया उसने देखा मास तो रेस्ट पे हुई है, तो रुका हुआ चल ही नहीं रहा, वहां पे उसकी टेंशन की कुछ और वैल्यू, यहाँ पे कुछ और है। अभी देखो हम एग्जांपल समझेंगे, एकदम बढ़िया से इक्वेशन भी लिखेंगे तब समझेंगे।
तो वहां पे तो एप्लीकेबल नहीं हुआ, और यहीं पे कंसेप्ट किसका निकला, सूडो फोर्स का। ठीक है, तो अभी सूडो फोर्स भी देखेंगे बढ़िया से क्या होता है, समझ में आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यही नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब भी हमको न्यूटन्स लॉ अप्लाई करवाना होता है, जनरली हम किसका कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, सूडो फोर्स का। एक फेक फोर्स है ना, एकदम जाली फोर्स है, धोखाधड़ी वाला फोर्स है, ऐसे समझ। अभी देखते हैं उसको। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन क्या लिख लोगे कि इट इज अ सिस्टम विच हैज असाइंड कोऑर्डिनेट्स, लिख लो, इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम। अब सिस्टम वो वाला नहीं जो आजकल लड़के उड़के बनाते हैं सिस्टम है, वो वाला सिस्टम नहीं भैया। ठीक है, एक पर्टिकुलर सिस्टम जिसको ऐसे फिजिक्स के केस में डिफाइन करते हैं ना। इट इज अ सिस्टम विच हैज सम असाइंड कोऑर्डिनेट्स, assigned coordinates with respect to which an observer describes an event। यानी ऐसा कोई सिस्टम जिसके पर्टिकुलर कोई कोऑर्डिनेट्स असाइन हो और उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा हो, किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर रहा हो। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब हमने क्या देखा कि कितने टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हमने बोला कि हमारे पास भैया दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कौन कौन से, पहला हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और भाई जो न्यूटन्स लॉ को इनर्शियल लॉज भी कहते हैं, इनर्शियल लॉज ऑफ मोशन है ना, दूसरा नाम भी है, तो वहीं से एक नाम पड़ा कि पहला क्या, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले देखो टाइप देखो, अभी धीरे धीरे समझेंगे क्या क्या होते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जहां पे न्यूटन्स लॉ सबसे ऊपर देख कैसे अगर बोलना चाहे तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है, ऐसे लिख दो NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस आर एप्लीकेबल। ठीक है, और यहां नहीं है, मोटा मोटा अगर ऊपर बात करें तो। और अगर अच्छे से और बात करनी हो तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, हमारा पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी बात करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे, किसको बोलेंगे, कब बोलेंगे। तो वहां पे उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिस पे ऑब्जर्वर खड़े होकर देख रहा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को या किसी भी बॉडी की मोशन को, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, v क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ऑन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा और जो v है वो गोज ऑन चेंजिंग, चेंज होता रहेगा। इतनी सी बात है। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसको नोट कर लिया, डेफिनेशन नोट हो गई होगी। ठीक है, देखो एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो ये कोई गाड़ी, अब भाई डायग्राम देख लेना, डायग्राम में थोड़ा पटा बनेगा है ना, एक डब्बा, ये दो पहिया, ये पहिया है, ठीक, गाड़ी है। अब इसमें एक बिचुआ बैठा है, बिचुआ क्या है, ये बच्चा बैठा है, ठीक है, बिचुआ लिख दे है ना, बिचुआ। इसकी पॉइंट को मैंने बोले ये बैठा है M पॉइंट पे, ठीक है, और यहां एक कोई पॉइंट मान लिया मैंने N, और तुम खड़े हो बाहर। एग्जांपल समझा रहा हूं, पहले एग्जांपल समझो धीरे धीरे। ठीक, ये पॉइंट बोला ये X पॉइंट है, तुम पॉइंट X पे खड़े हो, ये जो गाड़ी है इस गाड़ी में बिचुआ बैठा है और एक पॉइंट अंदर ही है, पॉइंट N, और ये पूरा कोई ऐसा सिस्टम है और ये क्या कर रहा है, विथ वेलोसिटी v ऐसा कुछ मूव कर रहा है। ये जो गाड़ी है ना, टमटम में गाड़ी तो लग नहीं रही, डब्बे में दो पहिए लगा दिए है ना, गाड़ी तो लग नहीं रही। चल, अब अगर मैं पूछूं M से कि बिचुआ ये जो पॉइंट N है इसके बारे में तुम कुछ बता सकते हो? बोले हाँ भैया बिल्कुल बता देंगे। क्या क्या बताएगा, बोलेगा पहली बात तो जो ये पॉइंट N है ये रेस्ट पे है। ठीक है, बिल्कुल सही, कोई गलत तो नहीं बोला भाई। बिचुआ जो हमारा है वो गाड़ी के अंदर है और पॉइंट भी जो हमारा हमने एज्यूम किया था वो उसी गाड़ी के अंदर है, वो बोल रहा है कि जो पॉइंट N है वो रेस्ट पे है। ठीक है, वेरी नाइस। इससे ज्यादा कुछ बता पाएगा? ठीक है, चलो नहीं बताएगा, सोचते रहो, खुद सोचो। अभी देखो, और यही चीज अगर मैं इस पॉइंट X वाले तुमसे पूछूं कि तुम पॉइंट X पे खड़े हो और तुम क्या इस पॉइंट N और M के बारे में कुछ बोल सकते हो? ठीक है, बोल सकते हो। क्या बोलोगे कि जो पॉइंट M पे बिचुआ बैठा हो, ये जो पॉइंट N है, ये दोनों ही मोशन में है, रेस्ट में नहीं है। और यहीं पे जो बेचारे बिचुआ से तुमने पूछा था, डाटा लिया था, वही गलत हो गया। तो क्या M ने गलत बताया, बिचुआ ने गलत बताया पॉइंट N के बारे में? नहीं भाई, उसका रेफरेंस अलग था, वो उस गाड़ी के अंदर बैठा था।
तो ये गाड़ी उसके लिए क्या बन गई, जो गाड़ी का रेफरेंस लिया ऑब्जर्वर इस गाड़ी के अंदर है, इस गाड़ी को इस डब्बे को तुम एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अज्यूम करोगे, तो यहां पे तुम्हारा ये किसका केस हो गया, नॉन इनर्शियल का। ये बॉडी भी मूव कर रही है, पूरी गाड़ी मूव कर रही है, और गाड़ी के साथ साथ क्योंकि ऑब्जर्वर यानी बिचुआ हमारा गाड़ी के अंदर है तो वो भी मूव कर रहा है, और पॉइंट एन उसी के अंदर, तो वो बोला रेस्ट पे, उसने गलत नहीं बोला। और वहीं पे जो पॉइंट एक्स पे तुम खड़े हो, तुमसे पूछा कि पॉइंट एम पे जो बिचुआ है और जो पॉइंट एन है ये कैसे हैं, उन्होंने बोला मोशन में है। मोशन के विथ वी स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तुमने तीन चीजें बोली कि मोशन में है, विथ स्पीड या विथ वेलोसिटी वी मूव कर रहे हैं, और इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। ठीक, तो कोई गलत नहीं है, लेकिन बस यही बात है कि जो पॉइंट एम पे बिचुआ बैठा ये एज अ कंडीशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। भाई पूरी बॉडी मूव कर रही है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, और जो पॉइंट एक्स पे तुम खड़े हो, तुम ग्राउंड पे खड़े हो, जो ग्राउंड है ये क्या हो गया, एज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, इससे भी नहीं समझे, एक और एग्जांपल उठाते हैं। देखो ये नोट हो गया, दोनों टाइप नोट हो गए होंगे ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है, नॉन इनर्शियल जहां नहीं है, और नहीं है तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है, इसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कॉन्सेप्ट आता है हमारा सूडो फोर्स का। अभी है कि जाली फोर्स, धोखेधड़ी वाला फोर्स है, फिक्शियस फोर्स, जो बोल लो, बहुत सारे नाम है। ठीक है, नोट होगा। चल देखो एक और एग्जांपल उठाते हैं, उससे समझ में और अच्छे से आ जाएगा। नहीं आया स्प्राइट मान लेना, तब भी ना आया तो भाई फिर क्या ही कर सकते हैं, है ना, फिर थोड़ा सो लेना, बुद्धि थोड़ा काम करेगी, फिर आना, फिर पढ़ना। चल देखो, अब मान लो ये कोई ऐसे, मान लो ये स्टेशन है ना, डायग्राम देख लेना, मैं ऊपर ही बनाऊंगा। एक पेड़ लगा है, ये खड़े तुम, अरे सर सब में हमको ही खड़ा कर देते हो सर, कभी अपने आप को खड़ा कर, चलो ठीक, मैंने बोला ये हूं मैं, यानी इट्स मी, ओके वेरी नाइस। और यहाँ क्या है, ये बनी पटरी, रेलगाड़ी है ना, यहाँ कहीं रेलगाड़ी जा रही है, इसे मैं रेलगाड़ी बना देता हूँ, यह इंजन, ठीक, इसके पीछे डब्बे लगे हैं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक कंडीशन इसी के बगल में और लिख लेते हैं। कंडीशन क्या लिखते हैं, कैसे, यही डायग्राम रहेगा सेम। ये हमारा स्टेशन है, ठीक है, यहीं पे पेड़ लगा हुआ है। अब ये मत पूछना सर पेड़ किसका है? चलो तुमने पूछ लिया तो लिख देते बेटा, आम का है, मैंगो का पेड़ है ना, मैंगो का। चलो अब जहां पे तुम, यानी सॉरी तुम क्या, मैं, क्योंकि इट्स मी, मैं खड़ा था पहले प्लेटफॉर्म पे, अब मैं खड़ा हूंगा ट्रेन पे। किस पे? ट्रेन पे। फिर एक इंजन बना दे, दो ठो पहिए है ना, ये लाइट निकल रही और ये बनेगा इसके डब्बे। चल अब मैं खड़ा हूं किस पे, मैं खड़ा हूं इस ट्रेन के ऊपर, मी। अब देखो अब मैं पहले इसके, ये कंडीशन क्या है, ये मेरी ए है, ये कंडीशन, ये सिनेरियो ए सिनेरियो है, ये सिनेरियो बी है, कंडीशन केस मान लो, जो मान लो, है ना, केस बोलने पता वकील आ जाए धल्ले, जैसे सिनेरियो बोल दिया। अब हम बोल रहे हैं कि जो पहले कंडीशन है, पहले सिनेरियो में मैं खड़ा था स्टेशन पे, ये क्या है, ये स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, समझते रहे ना, ये स्टेशन का प्लेटफॉर्म है। अब मैं खड़ा था प्लेटफॉर्म पे, अगर मुझसे कोई आके, कोई बंदा या कोई जन एक पूछेगा कि भैया ये जो पेड़ था किसका, आम का, ये रेस्ट में है कि मोशन में है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं जाहिर सी कॉमन सेंस की बात है भाई, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, पेड़ भी खड़ा है, दौड़ के तो भागेंगे, दो टांग इसकी निकली तड़लाते हुए भाग जाएगा, नहीं भागेगा, तो ये भी खड़ा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा? ट्री इज एट रेस्ट, ट्री रेस्ट पे है, ठीक है, बहुत बढ़िया, रेस्ट पे है। उसने, और जो पूछने आया था उसने भी देखा, हाँ भैया ट्रेन, जो ट्री है हमारा आम का पेड़, वो खड़ा है तो वो रेस्ट पे है। अब इस कंडीशन में जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो क्या है? दैट इज प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में सिनेरियो पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूं, मैं प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में इस ट्री की पोजीशन बता रहा हूं कि हाँ भैया ये इसकी स्टेट बता रहा हूं, ये रेस्ट में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? प्लेटफॉर्म है, और तभी, और प्लेटफॉर्म भी क्या है? रेस्ट पे है। जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वही रेस्ट पे है कि नहीं है? मैं प्लेटफॉर्म थोड़ी ना दड़दड़ाते हुए मूव कर रहा, ट्रेन अपनी जगह खड़ी है, ट्रेन मूव कर रही है, प्लेटफॉर्म अपनी जगह है। चलो, तो पहले केस में समझ में आया कि हाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? प्लेटफॉर्म, जो कि रेस्ट पे है, तब पेड़ रेस्ट पे है। अब दूसरे सिनेरियो में देखो, हमने क्या बोला कि फिर वही उसको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए कि अपने मालिक बताए जिसने डाटा लेने आया था कि अब यार इस पेड़ की पोजीशन देखो, हमको कटवाना है। अब वापस वो देख से पूछने आया, अब मैं तो खड़ा था ट्रेन पे और ट्रेन कर रही थी मूव विथ स्पीड या वेलोसिटी v। अब फिर से उसने मुझसे पूछा कि भैया
ये जो पेड़ है इसकी पोजीशन बता सकते हो, ये इसकी स्टेट बता सकते हो, ये रेस्ट में है या मोशन में है? तो मैंने कहा भैया मैं ट्रेन में हूं लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये पेड़ है, ये ट्री इज मूविंग, ट्री इज इन मोशन, ट्री मोशन में है। अब क्यों ऐसा बोला? पहले भाई पेड़ तो वही है, वही ट्रेन, वही प्लेटफॉर्म, वही स्टेशन, सेम चीज वही बी में भी है, बस तुम्हारा जो पोजीशन है वो चेंज हुआ है। तुम्हारा पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? प्लेटफॉर्म था जो कि रेस्ट पे था। इस कंडीशन में जो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो क्या हो गया? वो मेरा हो गया ट्रेन, जो कि क्या है? मोशन में है। इसलिए मेरा चीज मैंने बोला कि ट्री इज इन मोशन, क्योंकि ट्रेन इधर बढ़ी तो मुझे क्या दिखेगा? ये जो पेड़ है ये विद सेम स्पीड वेलोसिटी वी पीछे जा रहा है, यही दिखेगा। अब ऐसा तो नहीं कि तुम ट्रेन पे खड़े हो, पेड़ भी तुम ट्रेन आगे चल रही, तुम तिरछी नजर से देखते हो कि हाँ भाई बगल में पेड़ है क्या, रुका है कि भाग रहा है, तुम देखो पेड़ दो टांग पे खड़े भागने लग गया। ऐसा तो नहीं होगा, है ना? पेड़ खड़ा रहेगा लेकिन तुम बोलोगे कि हाँ भाई ट्री इज इन मोशन बिकॉज यू आर एट द ट्रेन और इन द ट्रेन एंड यू आर सीइंग दैट ट्री इज इन मोशन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इफेक्ट की वजह से है, क्योंकि तुमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया। पहले प्लेटफॉर्म पे, तब उछल कूद के भाग के आगे ट्रेन पे खड़े हो गए और बोल रहे हो मोशन में। इतना क्लियर हुआ? इस एग्जांपल से क्लियर हो कि इससे भी नहीं हुआ? ठीक है, तो यहां से तुम क्या बोल सकते हो कि जो ये रेस्ट है, इस कंडीशन में जो हमारे रेस्ट है, रेस्ट एंड मोशन, ये कैसे होते हैं? रेस्ट एंड मोशंस बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, यानी रिलेट करते हैं, किसी पर डिपेंड करेंगे। बोथ आर रिलेटिव टर्म्स एंड इट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड कर रहे हैं? इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई दिक्कत नहीं होगी? समझ में आ गया? दोनों कंडीशन है कि भाई जैसे ही हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया तो हमारा पूरा चीजें चेंज हो जाती हैं, पूरा मोशन का सिनेरियो चेंज हो जाएगा, जितनी तुम कैलकुलेशन लगाओगे वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि इस कंडीशन में इसको मैं क्या कह सकता हूं? दिस इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल केस है, ये क्या है? नॉन इनर्शियल केस है। अभी देखो एग्जांपल लेते हैं लिफ्ट का वाला, बहुत लिया भी होगा, मैक्सिमम तुमको लेक्चर्स में इसमें लिफ्ट वाला केस लिया है, उसके थ्रू भी समझते हैं, क्या एकदम बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, देख लो इसमें जो ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना, इसको नोट लगा के स्टार लगा लिख लो कि रेस्ट एंड मोशंस are relative terms and it depends on frame of reference, where frame of reference according to the motion या relativeness between rest and motions can be classified in two types, that is inertial frame of reference and non-inertial, दोनों लिखवा दिया। और inertial frame of reference कहाँ है? where Newton's laws of motions are applicable, also acceleration of frame of reference is zero and there is no velocity, or we can say that the velocity is constant। और उसी का वाइस वर्सा या अपोजिट लिख लो, किसमें? तुम्हारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या हो सकता है? एप्लीकेबल नहीं होंगे, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी और जो वेलोसिटी वो क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। और कॉमन सेंस की बात है, विथ पासिंग टाइम। इतना नोट कर लो पहले जनाजन। नोट कर लो भैया, सब पानी पी लो तब तक। कर लो नोट कर लो। चल, नोट हो गया? बहुत बढ़िया बेटा। देखो ये सब बेसिक चल रहा है, धीरे धीरे चैप्टर का लेवल उठाएंगे धीरे धीरे करके। अब इसका डेरिवेशंस आएंगे तो मैं बुक्स में जनरली एक या दो ही मेथड से मिलेगा, मैं तीन मेथड से करवाएंगे भाई। यहाँ पे तुम्हारा बेसिक मेथड भी रहेगा, नहीं एल्जेब्रिक मेथड भी रहेगा, ग्राफिकल मेथड भी रहेगा इक्वेशंस को प्रूफ करने का, और तुम्हारा क्या रहेगा? कैलकुलस मेथड रहेगा। जनरली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मैक्सिमम तुम बुक्स में देखोगे। हम भाई 4th इक्वेशन मोशन बताएंगे, क्योंकि जनरली एडवांस में 1-2 क्वेश्चन आया जहां पे एप्लीकेबल है, लगा है। अरे नहीं लगाना एडवांस, लेकिन पता तो होना चाहिए हाँ भाई 4th इक्वेशन नाम की मोशन होती है। जनरली वो होती नहीं, कहते हैं जनरली उसको एक एज अ फॉर्म ऑफ स्पेशल इक्वेशन बना दी गई, डिराइव वही तीनों से होती है। बस बोल देगा भाई चौथी इक्वेशन, ताकि हमें थोड़ा हाइट लग जाए, अरे भैया चौथी इक्वेशन भी है ना। तो वो अभी आगे धीरे धीरे लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चल अब देखो, अब कंडीशन एज्यूम करता हूँ लिफ्ट वाला केस, जनरली तुम्हें इंटरनेट पे बुक में एग्जांपल मिल भी जाएगा, मैं बता देता हूँ पहले ही। अब जो समझेंगे कैसे, देखो मान लो ये 2 लिफ्ट है, 2 लिफ्ट की कंडीशंस है। सबने एफबीडी पढ़ी है? एफबीडी क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। नहीं पढ़ा? चलो वो भी धीरे धीरे पढ़ा देंगे, लेकिन अब यहाँ थोड़ा देर से बता देंगे कैसे बनती है, क्या होती है। ठीक है, अब देखो, अब एक मान लो एक है दूध वाला,
है ना सर। आप दूध वाला बहुत मानते हैं ना, एक वीडियो सर उसमें भी बता रहे थे दूध वाला है, एक और फिर दूध वाला, बट दूध वाले थोड़ा बड़ो प्यार है ना, दूध वाले पैसा बहुत कमाते हैं ना, गाय वाय का दूध बेच के, है ना, गाय भैंस का दूध बेचे। चल ये क्या, दिस इज मिल्क मैन, दिस इज मिल्क मैन। ओके, अगर तुमने देखा होगा गाड़ी पे बुलेट उलेट पे लेके, हीरो होंडा पे लेके, या बिक्की उक्की पे लेके, गाड़ी के होते नहीं है एकदम डोलची ओलची होते, बड़े बड़े 10-10 लीटर के, 15-15 लीटर के डोंगे होते हैं ना, और ऐसा कहता है ना केतली से बड़े बड़े बर्तन होते हैं, उसमें दूध लेके जाते हैं। अब उसी में से उसने क्या किया, इस दूध वाले ने वो जो अपनी बल्टी थी दूध की, उसमें एक ऐसे स्ट्रिंग बांधी या रस्सी बांधी, तार बांधा, जगनो बांध दिया, दोनों कंडीशन में लटका दी। ठीक है, ऐसे लटका दी, देखो डोलची देखो गोल गोल बन रही, ऐसे लटका दी, इसमें भी लटका दी और इसमें भी लटका दी, ऐसे कुछ है ना। ये क्या, दिस इज मिल्क विथ मास, एम कुछ मास है इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चल अब पहला कंडीशन, इस केस में जो ये सिनेरियो ए है मेरा, इसमें इस भाई जाहिर सी बात है कुछ मास एम का ऑब्जेक्ट मैंने इस स्ट्रिंग पर लगाया है, इस कैस्टो वायर पर लगाया है, इसमें कुछ टेंशन जनरेट होगा ऐसे, और इसमें भी कुछ टेंशन जनरेट होगा, जितने जैसे कॉमन सेंस है, क्यों भाई नीचे लटक रही ऊपर से टेंशन जनरेट होगा ना। अब क्योंकि ये एम है तो नीचे कुछ इसका वेट लग रहा होगा mg, और इसका भी कुछ वेट लग रहा होगा mg। ठीक, पहले केस में जो एक्सेलरेशन है इस लिफ्ट का वो ऊपर है, और जो तुम्हारा मिल्क मैन है, जो हमारा दूध वाला है बेचारा, जिसने टांगा है इस दूध की बल्टी को, वो बाहर खड़ा है, उसका रेफरेंस क्या है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड है, तो ग्राउंड का रेफरेंस मैंने क्या बोला, जीरो हो गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे बेचारा जीरो होगा, कोई वेलोसिटी नहीं, चुपचाप खड़ा है, तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी स्टिल है, रेस्ट पे। ठीक है, एंड ठीक, चलो इतना ही बस, बात की बात है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, द समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो, F इक्वल टू ma, तो वहां से क्या आ जाएगा, टी ऊपर डायरेक्शन में, तो टी को क्या लेंगे, प्लस में। अभी सारी जितने भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आगे अच्छे और करेंगे, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, समझो। ऐसे लेते हैं कि जो टी डायरेक्शन में ऐसे मानते हैं ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है हमारा, ऐसे कार्टेशियन प्लेन, उसमें ये ओरिजिन, राइट हैंड साइड पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, सब पढ़ के आए होगे भैया, तो 11th में आ गए, पढ़ लिए होगे ना, 10th में पढ़े हुए, 9th में पढ़े होंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना एक रेफरेंस सेट करके रखते हैं, एक एब्रीविएशन कार्टेशियन के लिए, कि ऊपर साइड टेंशन क्या ले रहे हैं, प्लस में, नीचे साइड जो वैल्यूज होंगे वो क्या आएंगे, माइनस में, टी माइनस mg इक्वल टू नेट फोर्स दैट इज ma, की बॉडी पूरी मूव कर रही है ऊपर, ए पूरी लिफ्ट ऊपर जा रही है। ठीक है, तो यहां से टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, ma प्लस का mg, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जरा दूसरे सिनेरियो को देखो ध्यान से। अब इस पहले सिनेरियो में क्या था कि हमारा जो दूध वाला था बेचारा मिल्क मैन था, वो ग्राउंड पे था, एक्सेलरेशन जीरो थी, लेकिन इस केस में क्या हो गया कि जो दूध वाला ही लिफ्ट के अंदर ही आके खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। अभी देख रहा बल्टी खड़ी है, बल्टी रेस्ट पे, बल्टी मूव ही नहीं कर रही, पहले बार खड़ा था, कहता भैया बल्टी जहां जहां ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है, इस कंडीशन नहीं जा रही, कहेगा कि बल्टी तो भैया खड़ी है, लटकी हुई है, लेकिन टेंशन जनरेट हो रहा है क्योंकि नीचे कुछ वेट लग रहा है। ओके, तो जो लिफ्ट है अभी भी ऊपर जा रही है, और इस जो हमारा कह सकते हो, ये जो हमारा मिल्क मैन है, इसकी एक्सेलरेशन अभी भी जीरो, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम, ये लिफ्ट के अंदर है ना, ये तो मूव कर रही, पूरा सिस्टम हमारा मूव कर रहा है, इस इंडिविजुअल इस मिल्क मैन की तो कुछ एक्सेलरेशन है नहीं, है क्या, नहीं है। अब अगर इस कंडीशन में अगर मैं टेंशन निकालूं तो टी इक्वल टू क्या निकलेगा, सिंपल mg, ma गया, ma तो है ही नहीं, है क्या, नहीं। अब ध्यान से देखो, इस कंडीशन में टेंशन की वैल्यू निकली ma प्लस mg, इसमें निकली t इक्वल टू mg, और इस कंडीशन में जो हमारा दूध वाला था वो अंदर था, इसमें बाहर था, तो क्या दोनों डाटा गलत है। अब मान लो तुमको बुलाया जाए, ये खड़ा कर दिया जाए, या ऐसे मान लो कि ये पहले यहां खड़ा था, इस नोट करके गया कि भाई टी टेंशन की वैल्यू इतनी आई, दूसरे केस में नोट किया टी इक्वल टू mg आई। अब यही दोनों सिनेरियो को पकड़ के इस दूध वाले को ले जाया गया लैब के अंदर, फिजिक्स लैब के अंदर, और यही सेम परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। वहां से ये वेरीफाई हुआ कि जो t इक्वल टू ma प्लस mg आ रहा था ये सही था, और वहीं पे t इक्वल टू mg क्या था, गलत था, क्योंकि भाई इसी सेम का कोई टेंशन चेंज थोड़ी होगा, सेम मास है, सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, सेम स्ट्रिंग लगी हुई है, सब कुछ सेम है, तुम्हारा टेंशन चेंज कैसे हो गया। उस एक्सपेरिमेंट ये निकला कि t इक्वल टू ma प्लस mg सही था, जहां पे t इक्वल टू mg गलत था। रीजन क्या था कि ये एज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ट्रीट हुआ, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इस पूरे सिस्टम की तो एक्सेलरेशन कुछ है, इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, लेकिन यहां पे जो हमारे ग्राउंड का हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस मारा था, इसकी एक्सेलरेशन जीरो थी। अब भाई इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ये लिफ्ट ही हो गई ना, क्योंकि जो पूरी मूव कर रही है एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, कुछ एक्सेलरेशन एक साथ मूव कर रही है।
क्लियर है? अगर इसका FBD बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा मेरे ख्याल से, ये कुछ मास m था, ऊपर t लग रहा था, बीच में m है, नीचे mg है और ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, ऐसा बनेगा। इस कंडीशन में यहां पे मास m था, ऊपर टेंशन t लग रहा था और नीचे सिर्फ mg लग रहा था, एक्सेलरेशन क्या था, 0 था, या पूरे उस बॉडी का सिर्फ a था, पूरा नेट 0 नहीं था, ऐसे मान लो। क्लियर है? यानी यहां पे कहने का सेंस क्या है कि ये सही क्यों हुआ एक्सपेरिमेंट के थ्रू, क्योंकि बिकॉज इट इज इन विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ग्राउंड से देखा था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू देखा जाएगा। तो यहीं पे देखो न्यूटन सेकंड लॉ है ना, और जनरली न्यूटन सेकंड लॉ को ही वॉयलेट करेगा, जनरली सूडो फोर्स का कांसेप्ट आया ही वहीं से, वहीं पे लगेगा ही। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में तुम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा दोगे तभी एप्लीकेबल, तभी ये सही है, वो गलत है क्योंकि नॉन इनर्शियल है। जब तक इस कंडीशन में तुम सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं ऐड ऑन करोगे, पुट ऑन नहीं करोगे, तब तक वो इक्वेशन सही नहीं होगी। तभी तो तुम भाई कंफ्यूज हो गए, अब बोलोगे सर ऐसे तो मान लीजिए कार है, कार रेस्ट पे है, तब हमने बोला कि हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा रहे, इक्वेशन लगा रहे, तो सही हो रहा है, और वहीं पे हम कार के अंदर बैठ गए और कार को मूव करा दे किसी स्पीड से, तो क्या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकेंगे? अरे लगाओगे, कब? जब सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट उसमें ऐड ऑन कर दोगे, पुट ऑन कर दोगे। क्लियर है? तो यहां से एक नोट लिख लो कि न्यूटन्स laws of motion are valid for inertial frames, या inertial frame of reference, Newton's laws of motion are valid या applicable, जो मन लिख लो, applicable for inertial frames, inertial frames लिख लो, inertial frame of reference लिख लो, जो मन वैसे लिख लो, जैसी आपकी श्रद्धा। ठीक है, चल इतना नोट कर लो पहले। ठीक है, और इसी के वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड एंड एप्लीकेबल फॉर इनर्शियल फ्रेम एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल और नॉट वैलिड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम। वहां पे सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, दैट इज F इक्वल टू माइनस एम एन, अभी उसकी बात करते हैं। अच्छा, ऐसा नोट हो गया। इस एग्जांपल समझे, T इक्वल टू एम ए प्लस एम जी और T इक्वल टू एम जी। अभी देखो सूडो फोर्स पर अभी बता देता हूं, समझा दूंगा, उसके बाद फिर से एग्जांपल उठाएंगे और इसमें सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ऐड ऑन करेंगे और तब देखेंगे क्या ये इक्वेशन सही आ रही है, तब क्या ये टेंशन की वैल्यू सही निकाल के देगा इस स्ट्रिंग में, इस वायर में जिसमें ये दूध की बाल्टी लटकी थी, देगा? चलो देखते हैं, अभी पहले इसको नोट कर लो, नोट ये करना, दूसरी लाइन है, मिटाते हैं इसको ना। चल अब देखो लिफ्ट की बात होगी। अब हमने क्या देखा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है। बाय एग्जांपल्स देखा, T इक्वल टू mg, ये T इक्वल टू ma प्लस mg आ रहा था। अब T इक्वल टू ma प्लस mg बाय एक्सपेरिमेंट विद एक्सपेरिमेंट सही है, सही, दोनों टेंशन भाई टेंशन डिफरेंट नहीं हो सकती, सेम स्ट्रिंग है, सेम मास, सब कुछ सेम। बस इस कंडीशन में क्या था, दोनों सिनेरियो में फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ है। एक कंडीशन में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, एक में नॉन इनर्शियल फ्रेम था, और हमको पता नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे कुछ पूरा एक्सेलरेशन जीरो नहीं था, कुछ वेलोसिटी चेंज हो रही थी। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकला सूडो फोर्स का। अब सूडो फोर्स क्या है, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हेडिंग हटा देते हैं भाई, ये तो हो गया। यहां से कंसेप्ट किसका निकला, सूडो फोर्स का। देखो पी साइलेंट होता है ना, पसूडो नहीं पढ़ते, पसूडो ना पढ़ लेना बेटा, पसूडो क्या होता है, सूडो होता है, पी साइलेंट होता है ना, सूडो फोर्स। अब देखो सूडो मीन्स क्या होता है, जनरली बायो में पढ़ के ना, एक मेरे ख्याल से प्लाज्मोडियम अमीबा था जिसके पैर होते हैं ना, सूडोपोडिया बोलते हो। तो सूडो मीन्स क्या पढ़ा था वहां पे, फॉल्स फीट। फॉल्स मतलब क्या, गलत। तो सूडो फोर्स भी टाइप का गलत फोर्स है, फेक फोर्स है। जैसे जो बोल लो यार, जाली फोर्स है 420, जो मन बोल लो सब सही है, जैसे तुम्हारी श्रद्धा, जो जब याद आ जाए वही बोल लो। या मैं बोल दूं इट इज अ काइंड ऑफ फिक्टिशियस फोर्स, एक इमेजिनरी फोर्स, एक हाइपोथेटिकल फोर्स है, जाली फोर्स है, जो मन बोला है सब चलेगा ना, जो मन जितने लिख पाओ हेडिंग में, हेडिंग डाल के सूडो फोर्स आगे जितना उसको और एब्रीविएट कर पाओ, जितने टर्म्स ऐड ऑन कर पाओ। क्लियर है? ठीक है, एक काइंड ऑफ फिक्टिशियस फोर्स है। ठीक है, अब ऐसे समझो कि सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई तुम कब कहां करोगे, कि कोई मास है, कोई भी मास, जितने भी मास है, कोई भी मास लो, कोई ऑब्जेक्ट ले लो, कोई मास ले लो, सूडो फोर्स कैन एक्ट ऑन ऑल मासेस। जो हमारा सूडो फोर्स है दैट कैन एक्ट ऑन ऑल मासेस, ऐसे मासेस जिनकी मोशन एज अ इन विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम डिस्क्राइब की जा रही हो। क्या समझे कि सूडो फोर्स इज अ फिक्टिशियस फोर्स और फेक फोर्स विच कैन बी अप्लाइड
ऑन ऑल मासेस, हर मास पे एप्लीकेबल हो सकता है, जिनकी मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में डिफाइन की जा रही है। ठीक है, क्या हुआ कि लिख लो डेफिनेशन, लिख पाओ तो ठीक है, तो क्या लिखोगे डेफिनेशन में कि फिक्टिशियस फोर्स विथ या सूडो फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स दैट कैन बी एप्लीकेबल, दैट कैन बी applied, be applicable on all masses whose motion, जिनकी मोशन, whose motion is described with respect to non-inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? तो डेफिनेशन देखो, क्लियर है, डेफिनेशन याद करने के बाद तुम याद कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है ना, ऐसे कोई बहुत बड़ा लोड नहीं है कि हाँ भाई यही लिखना है, यही पढ़ के आना है। तो सिंपल से बस समझना, मेन मुद्दा क्या समझने का क्या कि फिक्टिशियस फोर्स, सूडो फोर्स एक ऐसा फेक फोर्स है, हाइपोथेटिकल फोर्स है, फिक्टिशियस फोर्स है, जो कि ऐसे हर मासेस पे एप्लीकेबल होगा, जिनकी मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में डिफाइन की जा रही होगी। तो मार्कर की बड़ी दिक्कत है बेटा यहाँ पे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में डिफाइन की जा रही है। क्लियर है? ठीक है, तो देखो, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है कि एफ पी इक्वल टू माइनस का एम ए, जहां पे एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ब्लू पेन कहां है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, ए क्या है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। भाई क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी कुछ चेंज हो रही होगी, तो वही एक्सेलरेशन तुम्हें यहां पे लिखनी, जो ए है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, that is with respect to the non-inertial frame of reference, because non-inertial frame of reference has ये do not have zero acceleration, zero acceleration नहीं होती, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होती है, तो जो एक्सेलरेशन होती है वही एक्सेलरेशन आपको यहाँ लिखनी है, बस ऑब्जेक्ट ना लिख देना एक्सेलरेशन, तुम्हें ऑब्जर्वर की लिखनी, क्योंकि ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस पूरे मोशन को देख रहा होगा, इसको डिफाइन कर रहा होगा। तो ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। और जाहिर सी बात है, अब कॉमन ये एफ पी क्या, दिस इज द सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किस पे लिख लो, सूडो फोर्स acting on the ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा होगा। अब सब बोल दिया, ये बेचारे प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा माइनस साइन छोड़ गया, अब ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, यही पूरी जान है पूरी सूडो फोर्स की। ये जो नेगेटिव साइन है, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है क्या शो कर रहा है कि जो हमारा सूडो फोर्स होगा वो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाएगा, किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, या ऐसे कहो कि ये जो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि सूडो फोर्स ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, किसके रिस्पेक्ट में, जिस डायरेक्शन में इस ऑब्जर्वर की मोशन होगी। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर की मोशन इस डायरेक्शन में है, हमारा ऑब्जेक्ट है, उस पे हमेशा सूडो फोर्स ऑब्जर्वर के मोशन के अपोजिट लगाया जाएगा या लगाओगे। भाई सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट तो हाइपोथेटिकल है ना, इसको इंक्लूड तुम करवाओगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम जब भी आएंगे, जब कैलकुलेशन नहीं हो रही होगी, तुम कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा के, तो तुम सूडो फोर्स लगाओगे। क्यों? क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और जब तुम इस फंडे को अप्लाई करोगे तो तुम लगाओगे ना सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट। तो कहां लगाओगे, ये माइनस साइन यही शो कर रहा है कि द सूडो फोर्स दैट इज अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम सूडो फोर्स लगाओगे, किस पे, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जर्वर जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट ऑब्जेक्ट पे लगाओगे। ये कंफ्यूजन ना होना कि ऑब्जर्वर पे लगा रहे हो कि ऑब्जेक्ट पे। ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, जैसे जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो ये तुम्हारा ये था ऑब्जर्वर, दिस इज दी ऑब्जर्वर, इसकी डायरेक्शन इस साइड थी पॉजिटिव में, मान लो इस एक्स में, तो तुम जो सूडो फोर्स लगाओगे माइनस का में, वो किस डायरेक्शन में लगाओगे, अपोजिट में। अभी देखो लिफ्ट वाला केस लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि एफ पी इक्वल टू माइनस एम ए। एफ पी क्या, सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, एम क्या, मास ऑफ ऑब्जेक्ट,
एक एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि द सूडो फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जिस डायरेक्शन में, सूडो फोर्स ऑब्जेक्ट पे उसी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है एकदम बढ़िया। चलो मजा आ गया, ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर वही एग्जांपल करवाते हैं भी, देखो समझ में आ जाएगा। नोट कर लो, नोट कर लो। चलो ये लिखे रहने देते हैं भाई, एफ पी इक्वल टू एम, ये डेफिनेशन हो गई होगी, नहीं हुई तो वापस बैक करके पॉज करके ट्राई कर लेना, जो मन करे वो कर लेना भैया। चलो हमारा कंडीशन क्या थी, सेकंड वाली, जिस केस में जो हमारा दूध वाला था, मिल्क मैन था, वो लिफ्ट के अंदर था। ये हमारी टी थी, इस पर टेंशन लग रहा था, ठीक है, यहाँ दूध की बाल्टी टंगी थी, है ना, इसका मास m था, ऑब्जर्वर कुछ इसके अंदर था, मिल्क मैन हमारा बेचारा इसके अंदर था, ठीक है, इसका कुछ एक्सेलरेशन a था। को बेटा पानी पी ले। चल एक्सेलरेशन कुछ इसका था ऊपर वाली डायरेक्शन में, ठीक है, इस ऑब्जर्वर इसके अंदर था, यहां पे कुछ mg लग रहा था। चल अब अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, ये रही दूध की बाल्टी, ऊपर टेंशन, ठीक है, इसका कुछ एक्सेलरेशन ऊपर था पूरे सिस्टम का, ठीक है, था। अब इसको अगर ये मेरा ये जो ऑब्जर्वर था अंदर बैठा, तो ये कैसा कंडीशन होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस हुआ। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस क्या, एक्सेलरेशन मुझे क्या करनी पड़ेगी, जीरो। भाई नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स लॉ लगाना है, तो मेरी एक्सेलरेशन टोटल क्या होगी, यहां से मान लो ये पूरा था मेरा जीरो, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे इसकी तो कुछ नहीं होगी, अंदर मूव करेगा, मेरा ऑब्जर्वर देख रहा है तो ये जीरो, ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा था ए से। नीचे mg ऑलरेडी लगा हुआ था। अब मोशन किस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये जो मेरा सूडो फोर्स, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है भाई, ऑब्जर्वर भी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, तो नॉन इनर्शियल केस हुआ, तो मैं एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, यानी माइनस एम ए लगेगा, और ये माइनस सिर्फ क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑब्जेक्ट पे लगेगा फोर्स, सूडो फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच द ऑब्जर्वर इज मूविंग। ऑब्जर्वर कहां मूव कर रहा है, पूरे लिफ्ट के साथ ऊपर मूव कर रहा है, यानी मेरा एम ए कुछ नीचे लगेगा, माइनस के साथ मतलब लिख देना एम ए, माइनस साइन जस्ट शोइंग दैट कि किस डायरेक्शन में तुम्हें ये एम ए लगाना है, सूडो फोर्स लगाना है। तो एम ए कहां लगेगा, नीचे, यानी इस पे मैंने क्या लगा दिया, एक एम ए लगा दिया। बात समझे, यानी ये मेरा एक ब्लॉक था, ठीक, मास m का, यही जो तुम्हारी दूध की बाल्टी थी, ऊपर t लग रहा था, पूरा मोशन a का ऊपर हो रहा था, इसका नेट मोशन एक्सेलरेशन जीरो था क्योंकि ऑब्जर्वर रेफरेंस के साथ के अंदर था, ठीक है, नीचे mg ऑलरेडी वेट लगा हुआ था, और मैंने एक सूडो फोर्स लगा दिया ma, so that I can apply the Newton's law of motion in non-inertial frame of reference as well। मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स लॉ लगा पाऊं, तभी तो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। तो भाई सॉल्व कैसे होगा, अब देखो t इक्वल टू डैट क्या आ गया, ऊपर वाले प्लस नीचे वाले माइनस, तो एज इट इज अगर पूरा लिख लूं तो माइनस एम ए माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, द समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। t इक्वल टू क्या आ गया, एम ए प्लस का एम जी, देखो वही आया जिस पहले कंडीशन में जो ऑब्जर्वर हमारे जो दूध वाला था बेचारा बाहर खड़ा था, तब भी क्या था, t इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, जब लिफ्ट ऊपर मूव कर रही थी। अब देखो इस केस में जब ऑब्जर्वर अंदर है, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जैसे हमने सूडो फोर्स का कांसेप्ट इसमें अप्लाई किया, तो देखो मेरा ऑब्जर्वेशन वही टेंशन सेम आने लग गया, दैट इज एम ए प्लस एम जी। अब बात क्लियर हुई, यानी इसीलिए ये जो हमारा सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है, ये हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए यूज करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपल, सूडो फोर्स क्या है, इज इट अ फिक्सिशियस फोर्स that can be applied on all masses in which the motion of the object is described with respect to the non-inertial frame। non-inertial frame के केस में जब भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो डिस्क्राइब की जा रही है, तो हम इस सूडो फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स, हाइपोथेटिकल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ताकि हम उस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में हम अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर सके। इतना सा मुद्दा था, बात क्लियर हो गई। एफ पी इक्वल टू माइनस एम ए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं होगी, चलो दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
चलो बहुत बढ़िया, इतना ही था बस। रेस्ट समझ में आया। आज की वीडियो में क्या क्या देखा? रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कितने टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जनरली 2, इनर्शियल नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, जहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल हो, एक्सेलरेशन क्या हो, 0 हो, वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, जहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब भाई वहां पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है तो क्या हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स है भाई। पुली मास वाला सिस्टम क्वेश्चन आता है, पुली क्वेश्चन आते हैं, पुली है, अब पुली को मान लो पूरा सिस्टम मूव करा दिया, पुली कुछ एक्सेलरेशन दे दी, ओमेगा दे दिया। अब हाँ, ओमेगा से एक और चीज याद है यार, यार बहुत बढ़िया देखो क्या याद है, एटी में हो गया। एग्जाम्पल कहाँ समझाऊंगा मैं देखो। अब बोलते हैं कि सर अर्थ है, ये मून है। अब जो अर्थ है वो एक रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर, रोटेट कर रहा है। अब हर एक वेलोसिटी, हर एक पॉइंट पे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कुछ होगी, ओमेगा होगा। अब इसकी हर एक पॉइंट पे देखोगे तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी ये तो एज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो भाई ये तो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। हुआ? अब बोलोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो ओमेगा का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि जनरली चैप्टर चल रहा होगा, आपको कार्तिक सर पढ़ा रहे होंगे कि नॉन जो ओमेगा कंडीशन आता है वहां पे जो ओमेगा होता है हमारा अर्थ का, दैट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है ओमेगा। जनरली जो स्पीड होगी, अगर तुम देखोगे, अगर नेट पे सर्च करोगे, अप्रोक्सीमेटली द अर्थ इज रोटेटिंग अप्रोक्सीमेटली 3 to 48 में, जनरली अप्रोक्स वैल्यू नहीं आती, इसी के बीच में लाई होगी, मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। तो भाई जो ये v इक्वल टू आर ओमेगा तुमने निकाला, रेडियस तो डिफाइन है, ओमेगा कुछ पर्टिकुलर और v डिफाइन है, तो ये जो ओमेगा आएगा ये कहां से आएगा, v बाय आर से आएगा। रेडियस अर्थ की डिफाइन है, v डिफाइन है, ओमेगा आ जाएगा। लेकिन ये जो ओमेगा आता है दिस इज वेरी स्मॉल, और क्योंकि ये ओमेगा छोटा है इसलिए जो एक्सेलरेशन होता है अर्थ का हमारा, ये नियरली 0 टेंड करता है, नियरली 0। दैट्स व्हाई द अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब भाई तुम तो भाई अर्थ पे ग्राउंड पे खड़े होकर तो जितने भी कॉन्सेप्ट लगाओगे तुम्हारे पूरे कन्वेंशनल फिजिक्स में, जो तुम्हारी आ रही है जनरली कन्वेंशनल फिजिक्स है, इसमें अगर तुम लगा दोगे तो तुम खुद सोचो, तुम्हारी अगर तुमने अर्थ को एज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानने लग गए, यस हमारा असम्पशन ही होता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अर्थ हमारा। अगर मान लो बाय चांस भाई कंडीशन भाई दिमाग में आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेशन 0 नहीं है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अर्थ की चेंज हो रही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो v चेंज हो रहा है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ओमेगा बहुत छोटा होता है इसलिए जो एक्सेलरेशन होती है अर्थ की हमारी नियरली टेंड्स टू 0 करती है। दैट्स व्हाई ये अजम्पशन है, ऐसा मान लो ताकि बुक में जो लिखा है वो गलत ना हो जाए, ऐसा मान लो जितना भी कॉन्सेप्ट हमारा न्यूटन्स लॉ का है और भी डीप में कन्वेंशनल फिजिक्स है, आगे पढ़ोगे समझ में आएगा, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, दैट द अर्थ इज आवर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? ये बच्चों के मन में आता है, मैंने क्वेश्चन बहुत बार देखा, बुक में भी पूछ लिया था कभी कभी, ऐसे मान लो एमसीक्यू टाइप में या एज अ जस्ट ट्रिकी क्वेश्चन के टाइम में तुमसे पूछ लिया जाएगा कि हाँ भाई अगर अर्थ है, अर्थ की पोजीशन वेलोसिटी तो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, v चेंज हो रहा है, तो ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ। ठीक है, तो वहां पे तुम बोलोगे हाँ ओमेगा इज वेरी लेस, दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ टेंड्स टू नियरली टेंड्स टू 0, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? ये बात याद रखना, पॉइंट अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बता दी। ठीक है, चलो तो आज की वीडियो में इतना ही था। क्लियर? जितना होगा अपना नोट्स बना लेना, समझ लेना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जनरली अब ये मान चलिए कि टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ मोशन है कि आप डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सर आगे धीरे धीरे हम लोग मूव ऑन करते रहेंगे इसमें। जनरली आज दूसरा लेक्चर था, अब तीसरा लेक्चर आएगा थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।